हेलो स्टूडेंट, फ़तेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी के लिए पार्ट बी 1 1 to 12 एंड साइंस 6 to 8 की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट सेशन। यहाँ साइंस के रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक का हम एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि फ़तेह एजुकेशन के एप्लीकेशन के ऊपर साइंस 6 to 8 के लिए टेस्ट सीरीज जो मात्र 10 रुपये में 15 टेस्ट आपके लिए उपलब्ध है। आप अपनी तैयारी को परखें। यह टेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड हैं और विभिन्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का समावेश है जो आपकी तैयारी को एक नए स्तर पर लेके जाएंगे। आप जल्द से जल्द इसे डाउनलोड करें और ज्वाइन करें। 10 रुपये में 15 टेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड है। और दूसरा हमारा जो इसके अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है पार्ट बी, जो 1 से लेकर 12th क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी टीआरई की तैयारी को अच्छी तरह बनाने के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म से पार्ट बी की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं जो मात्र 20 रुपये में 15 टेस्ट उपलब्ध हैं। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड हैं। इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट जीके के क्वेश्चनों का अच्छा समावेश है जिससे आपकी तैयारी अच्छी अच्छी तरह हो सके और आप अपनी बीपीएससी 3.0 में सिलेक्शन पा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन टेस्ट को 5 से 10 बार दें और अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रिपेयर करें ताकि ये क्वेश्चन जैसे आते हैं आपके एग्ज़ाम में क्लिक हो जाए। और इस सेशन को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान का ये टॉपिक है पदार्थ। इसके अंदर हम शुरुआत में हम इसका थोड़ा समरी बता दें कि इसमें पदार्थ, तत्व, यौगिक और समस्थानिक, समभारिक आदि के उदाहरण पढ़ेंगे। इनसे एक या दो क्वेश्चन इस सेशन से आपके पूछे जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एनसीईआरटी बेस्ड समराइज टॉपिक है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ज़्यादा सेशन को बड़ा ना करते हुए हम शुरू करते हैं। पदार्थ। तो नॉर्मली पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ पदार्थ नॉर्मली वह अवस्था होती है जो स्थान घेरती है जो अपना स्थान घेरती है, जगह घेरती है, उन्हें पदार्थ कहते हैं। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं शुद्ध पदार्थ और एक होते हैं अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के लिए हम दो दो प्रकार होते हैं, एक तो होते हैं तत्व और दूसरे होते हैं यौगिक। तत्व वे पदार्थ के वे पार्टिकल होते हैं जो एक ही पदार्थ के कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें सिल्वर है, गोल्ड है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, आयरन है। इसी प्रकार यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं जो जिसमें NaCl है, NH3 है, H2O है। और अशुद्ध पदार्थ ये भी दो प्रकार के होते हैं, सममांगी मिश्रण वाले और विषमांगी मिश्रण वाले। आगे हम इनको डीपली एनालिसिस करेंगे। तो आगे नेक्स्ट, अब अवयवी कण के आधार पर पदार्थ एक तो परमाणु होते हैं, एक अणु होते हैं। अब अणु दो प्रकार के होते हैं, एक तो तत्वीय अणु होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और एक यौगिक अणु होते हैं जो दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट, पहला हम शुरू करते हैं। परमाणु क्या होता है? तो परमाणु पदार्थ की वह सूक्ष्मतम अवस्था है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, यह परमाणु कहलाता है और ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो स्टूडेंट, ये आपको एमसीक्यू के अंदर ऐसे पूछा जा सकता है कि परमाणु किस भाषा का शब्द है। वो आपको एबीसीडी के अंदर जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक और इंग्लिश दे सकता है, तो आपको ग्रीक भाषा का शब्द है और ये एटमॉस से बना हुआ है। नेक्स्ट, परमाणु की सर्वप्रथम व्याख्या डोल्टन द्वारा की, और परमाणु जो दिया गया वो महर्षि कणाद के द्वारा दिया गया है। तो आप यह भी ध्यान रखिए कि महर्षि कणाद के द्वारा पदार्थ के पार्टिकल को कणाद नाम दिया। लेकिन परमाणु की खोज का अगर श्रेय जाता है तो डाल्टन को ही जाता है, और परमाणु सिद्धांत भी डाल्टन ने दिया। तो आगे हम परमाणु सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगी डाल्टन द्वारा दिया गया परमाणु सिद्धांत क्या है।
परमाणु एक अविभाजित कण है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु के 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु का स्ट्रक्चर बीच में नाभिक होता है और इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु उदासीन होता है और इसमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। परमाणु का निश्चित द्रव्यमान होता है जिसे परमाणु भार कहते हैं। यह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग होता है। तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए अपन A बराबर P+N का यूज करते हैं। ये सूत्र आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। नेक्स्ट, किसी भी परमाणु का परमाणु भार कार्बन 12 के 12 ग्राम, कितने गुना भारी है, ये उस परमाणु का परमाणु भार कहलाता है। यानी यूँ कह सकते हैं कार्बन 12 के संदर्भ में ही हर परमाणु का परमाणु भार निकाला जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो हम यहाँ कार्बन 12 और कार्बन 12 का परमाणु क्रमांक 12 है और इसके 1/12 भाग द्वारा हम अन्य परमाणुओं के परमाणु भार निकाले जा सकते हैं। अब आते हैं अणु पर। अणु क्या होता है? तो अणु परमाणुओं से मिलकर ही बनता है, यानी परमाणु का समूह, यानी 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन का अणु बनाना हो तो 2 ऑक्सीजन आपस में कनेक्ट होंगे संयोजक बंध द्वारा और O2 का अणु बन जाएगा। इसी प्रकार Cl2 का अणु बन जाएगा। इसी प्रकार H2 का अणु बन जाएगा। इसी प्रकार नाइट्रोजन का अणु बन जाएगा। इसी प्रकार कुछ परमाणु ऐसे भी होते हैं जिनकी 2 से अधिक संख्या होती है। जैसे ओजोन का अणु बनाना, 3 ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 होते हैं। फास्फोरस का अणु बनाना हो तो फास्फोरस के अंदर 4 फास्फोरस आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जिसे P4 बनता है। इसी प्रकार सल्फर का बनाना तो सल्फर के अंदर 8 परमाणु आपस में मिलकर सल्फर का एक अणु बनाते हैं। तो ये आपको मल्टी परमाणु भी आपको याद रखने हैं जो अणु बनाते हैं। नेक्स्ट, अणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी अणु स्वतंत्र अस्तित्व है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं, तो भाग नहीं लेंगे। अणु का निश्चित भार होता है और जिसे अपन अणु भार कहते हैं। अणु में उपस्थित सभी परमाणु भार का योग अणु भार के बराबर होता है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है H2O, तो H2O के अंदर हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या है 2, इसका हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार, और ऑक्सीजन की संख्या 1, इसका अणु 16। तो 16 और 2 18, इस प्रकार यहाँ पर 18 आ गया। इसी प्रकार से NaCl का 58.5 होता है, HCl का 36.5 होता है। तो Na का परमाणु भार होता है 23, तो और क्लोरीन का होता है 35.5। तो इसी प्रकार से ये हो गया 58.5 इसका परमाणु भार हो गया। इसी प्रकार HCl का निकालते हैं तो 36.5 होता है। तो ये परमाणु भार प्रत्येक अणु के हमको निकालना आना चाहिए। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट लाइन मैं आपको बच्चों शेयर करना चाहता हूँ कि किसी भी परमाणु का परमाणु भार निकालने के लिए उसका आपको परमाणु संख्या तो याद होनी ही चाहिए, क्योंकि परमाणु भार जब भी अपन निकालते हैं तो किसी भी परमाणु का परमाणु संख्या का जस्ट डबल या परमाणु संख्या से थोड़ा अधिक या थोड़ा ज़्यादा, वही उसका परमाणु भार कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या होती है 11, तो 11 का जस्ट डबल होता है 22। तो 22 के थोड़ा अधिक यानी 23 या 21, तो दोनों में से एक रहेगा, तो 23 इसका होता है। तो इसी प्रकार ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और ऑक्सीजन का जस्ट डबल होता है, 8 का डबल होता है 16, तो इस परमाणु भार 16 होता है। लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, तो इसका परमाणु भार भी 1 ही होता है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
अणु भी उदासीन प्रकृति दर्शाते हैं और इनमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या हमेशा न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। यानी कि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होता है। इसलिए परमाणु में जो अणु भी क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, क्योंकि परमाणु अणु से मिलकर बनते हैं और परमाणु भी उदासीन होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। अब जैसे एग्जाम्पल आपके प्रश्न पूछा गया, CO2 के अंदर CO2 अणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो प्रोटॉन की संख्या कार्बन के अंदर कार्बन की होती है 6 और ऑक्सीजन की होती है 8 एट परमाणु संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या इसमें 6 होगी और ऑक्सीजन में 8 होगी। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की संख्या कार्बन में 6 होगी और ऑक्सीजन में 8 होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितने परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। तो एक कार्बन है तो यहाँ पर कार्बन के अंदर 6 और प्लस इसके अंदर 2 ऑक्सीजन है तो 2 8, यानी कि कितने हो गए 22 इलेक्ट्रॉन है और 22 ही क्या है, प्रोटॉन है। इसी प्रकार NaCl का प्रोटॉन की संख्या Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से Cl है तो Cl में 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन 17। इस प्रकार इसमें टोटल संख्या हो गई 28। इस प्रकार आपके कोई भी कंपाउंड या यौगिक दे दिया जाएगा या कोई एटम दे दिया जाएगा आपको, और आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या भी पूछी जा सकती है। इसी कड़ी में आगे चलते हैं। अणु के प्रकार कितने होते हैं। तो अणु 2 प्रकार के होते हैं, एक तत्वीय अणु होते हैं और यौगिक अणु। तत्वीय अणु जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं और यौगिक अणु जो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें यौगिक अणु कहलाते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल है जैसे H2, O2, Cl2, F2, N2, ये सब अपने एग्जाम्पल है तत्वीय अणु के। और यौगिक अणु के अंदर यौगिक अणु के अंदर KCl, NaCl, CO2, NH3, H2O। इस प्रकार ये हमें MCQ के अंदर पूछ भी सकता है कि यौगिक अणु कौन सा है, तत्वीय अणु कौन सा है। नेक्स्ट, तत्व का प्रतीक क्या होता है। तो फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चन आने के इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो X है दैट इज ये तो तत्व का प्रतीक यानी सिंबल है, और यहाँ पर जो Z लगाते हैं दैट इज ये इसका परमाणु क्रमांक है। ये पर Z के द्वारा परमाणु क्रमांक, और यहाँ पर A लगाते हैं दैट इज द्रव्यमान संख्या, जिसे परमाणु भार भी कहते हैं, परमाणु भार। तो A के द्वारा परमाणु द्रव्यमान संख्या और Z के द्वारा परमाणु क्रमांक प्रदर्शित किया जाता है। और X किसी भी तत्व का सिंबल, जैसे हाइड्रोजन के लिए अपन को प्रदर्शित करना हो तो हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और इसकी द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। इसी प्रकार ऑक्सीजन से अपन को प्रदर्शित करना हो तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 16 होती है। इसी प्रकार कार्बन का प्रदर्शित करना हो तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। तो इस प्रकार से अपने पास एक फॉर्मूला आ जाता है A बराबर Pn, क्योंकि A जब भी निकालते हैं तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों का योग A के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला है जो अपन को याद रखना है, ये ऐसा का ऐसा डायरेक्ट पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि सोडियम के अंदर परमाणु संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे होंगे। तो सोडियम का अपने पास में एक एग्जांपल है, तो सोडियम का अपने 11 परमाणु क्रमांक है और 23 इसकी द्रव्यमान संख्या है। तो प्रोटॉन की संख्या तो अपन जानते हैं, प्रोटॉन की संख्या तो 11 रहेगी, प्रोटॉन की संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो न्यूट्रॉन अपन जानते हैं कि जो P+N है वो बराबर है A के। तो यहाँ पर N का मान निकालना है तो A - P कर देंगे
तो ए का मान अपन को दे रखा है, ए का मान 23 है और पी का मान 11 है, तो यहाँ निकल के आ जाएगी 12। तो इसी प्रकार अपन न्यूट्रॉन की संख्या 12 निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी एटम के अंदर, परमाणु के अंदर द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना बताया गया है तो हम देख लेते हैं। जैसे बोरोन है, तो बोरोन में द्रव्यमान संख्या 11 है और परमाणु क्रमांक 5 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या 6 है। इसी प्रकार 27 है, तो यहाँ पर अपन निकालते हैं 14 है। इसी प्रकार यहाँ 20 है। इसी प्रकार यहाँ पर 39 है, तो यहाँ भी 20 है। इसी प्रकार यहाँ 40 है द्रव्यमान संख्या, तो यह 20 है। तो इस सूत्र के द्वारा A बराबर P+N के द्वारा हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या तीनों ज्ञात कर सकते हैं जब हमें दो चीज़ें हमें दे रखी हो। तो इस सूत्र के प्रयोग के द्वारा अपन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस है दोस्तों। अगला जो इम्पोर्टेंट आता है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक समस्थानिक क्या होता है। तो एक ही प्रकार के तत्व जो प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक समान है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो हमने अभी देखा था कि कोई भी तत्व है जिसकी प्रोटॉन दे रखा है और उसका द्रव्यमान संख्या देगा, तो प्रोटॉन दैट इज जेड परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर परमाणु क्रमांक समान है, तो जेड क्या है यहाँ पर समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या वो क्या है भिन्न भिन्न है। द्रव्यमान संख्या क्या भिन्न भिन्न है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। अब समस्थानिक के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो यहाँ एग्जाम्पल अपन हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, यहाँ परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या, यहाँ परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या, तीनों के अंदर हम देखेंगे जेड का मान यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। सॉरी, ये ए का मान है, जेड का मान ए का मान 1, 2, 3, लेकिन जेड का मान यहाँ 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यानी कि यहाँ जेड क्या है समान है और द्रव्यमान संख्या क्या है भिन्न भिन्न है। अतः ये एक दूसरे के क्या है समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इन्हें इसके द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट, भारी जल का अणुभार कितना होता है। तो भारी जल का अणुभार ये इंपॉर्टेंट है। तो भारी जल का अणुभार होता है 20 और हाइड्रोजन का होता है 18, क्योंकि अपन जानते हैं यहाँ पर ड्यूटेरियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 1 है लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी है 2 है। तो यहाँ पर 2 + 16 + D 2 है, तो 2 बार, इसलिए यहाँ पर अपने पास आंसर आते हैं 20। इसलिए भारी जल का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान से अणुभार होता है वो भी 20 होता है। नेक्स्ट, इसी प्रकार NH3 का अपन को निकालना है, अणुभार निकालना है, पहले भी निकालना बताया था। अणुभार निकालना है तो नाइट्रोजन का होता है 17, NH3 का टोटल 17 होता है, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर 14 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, इसका जस्ट डबल 14 होता है। और हाइड्रोजन के यहाँ पर 1 होता है लेकिन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट 17। इस प्रकार हम अणुभार निकाल सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस सेशन का, समभार क्या हो, समभारिक या आइसोबार किसे कहते हैं। तो आइसोबार में ए क्या होता है, ए समान रहता है और जेड क्या होता है भिन्न भिन्न होता है, यानी द्रव्यमान संख्या समान रहती है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न रहता है। इसे हम समभारिक तत्व कहते हैं। तो तत्वों के द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन है, तो दोनों के जो ए हैं, ए का मान 14 दे रखा है, लेकिन कार्बन की जो जेड है उसका मान 6 दे रखा है और नाइट्रोजन की जो जेड है उसका मान 7 दे रखा है, यानी कि दोनों के परमाणु क्रमांक क्या है भिन्न भिन्न है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है समान है। इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या है समभारिक तत्व हैं।
तो आपको ये एमसीक्यू में पूछा सकता है, समपारिक तत्व कौन से हैं, समस्थानिक तत्व कौन से हैं, सम न्यूट्रॉनिक तत्व कौन से हैं। तो अगला जो अपना आता है टॉपिक सम न्यूट्रॉनिक तत्व क्या होते हैं। सम न्यूट्रॉनिक यानी जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। भिन्न भिन्न तत्वों के प्रोटॉन और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, परंतु इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, तो इन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन में यहाँ नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर अपन द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉन जेड को माइनस करेंगे तो एन का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ तरह भी 7 है, यानी कि तीनों आपस में क्या है, सम न्यूट्रॉनिक तत्व हैं। तो कार्बन, यहाँ हम कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारण में किया जाता है, और निर्जीव पदार्थ की आयु निर्धारण करने में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है स्टूडेंट। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समान होते हैं। भिन्न भिन्न आपको एटम दे दिए जाएंगे और उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको निकालनी है। तो न्यूट्रॉन, जैसे नियोन है तो नियोन का 10 नंबर परमाणु क्रमांक होता है, इसका 11 होता है, इसका 12 होता है, इसका 9 होता है और इसका 8 होता है। तो यहाँ पर जो जितने भी एटम दे रखे हैं उनके परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए। तो जितने परमाणु क्रमांक है उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है। यहाँ पर सोडियम का 11 है तो प्लस लग रहा है, प्लस का साइन मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए। लेकिन प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर 11 ही रहेगी, यह आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से ये मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या +2 लग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन तो 10 है लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 12 है। इसी प्रकार फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के अंदर एक माइनस का साइन, माइनस का मतलब ये होता है एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 9 होता है, लेकिन 9 + 1 बराबर ये 10 हो गए। इसी प्रकार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन प्रोटॉन की संख्या यहाँ कितनी है, 8 ही प्रोटॉन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी परमाणु के अंदर सम इलेक्ट्रॉनिक पूछा गया है, सम न्यूट्रॉनिक पूछा गया है, या सम बारीक पूछा गया है, या सम स्थानिक पूछा गया है, या आपको हर ऑप्शन में अलग अलग टाइप से पूछा सकता है, मिलान में भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम ये कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है स्टूडेंट। अगला जो हमारा टॉपिक आता है आइसोडाइफर क्या होते हैं। तो वे भिन्न तत्व जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अंतर क्या होता है, समान होता है, इन्हें आइसोडाइफर कहते हैं। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन दोनों का जो अंतर है वो क्या होता है, समान होता है, इन्हें आइसोडाइफर कहते हैं। जैसे यूरेनियम 235 जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, और यूरेनियम 239 जिसका परमाणु क्रमांक 94, सॉरी प्लूटोनियम 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 जिसका परमाणु क्रमांक 94 और द्रव्यमान संख्या 239 है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो 51 है, और यहाँ भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अंतर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो अंतर है वो क्या है, 51 है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों जो परमाणु है यूरेनियम 235 92 और यूरेनियम 200 प्लूटोनियम 239 94, ये दोनों आपस में क्या है, आइसोडाइफर कहलाते हैं, आइसोडाइफर तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला अपना जो टॉपिक आता है यौगिक क्या होते हैं। तो यौगिक के लिए हम देखते हैं कि यौगिक क्या है। तो यौगिक क्या होते हैं, तो पहले भी आपको बताया गया है शुरुआत के अंदर कि यौगिक जब 2 या 2 से अधिक परमाणु या तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। जिसमें एग्जाम्पल में देखे जाए तो NH3 हो गया, H2O हो गया, KCl हो गया, NaCl हो गया, CO2 हो गया। तो ये सभी यौगिक के उदाहरण हैं। तो यौगिक शुद्ध होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। तो यहाँ थोड़ी बात कर लेते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हैलाइड, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनसे मिलकर बने हुए जितने भी तत्व हैं वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और अकार्बनिक यौगिक जो इनके अलावा एलिमेंट है, जैसे अपने पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, S ब्लॉक के एलिमेंट, P ब्लॉक के एलिमेंट, D ब्लॉक के एलिमेंट,
इनमें जितने भी इसके अलावा इन 10 तत्वों के अलावा जितने भी एलिमेंट छुटे हुए हैं वो सब अकार्बनिक यौगिक में आते हैं, तो आप ये थोड़ा ध्यान रख लें। अगला जो हमारा टॉपिक आता है मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण यहाँ पर एक से अधिक पदार्थ जो आपस में मिल जाते हैं मिश्रण का निर्माण करते हैं। मिश्रण अशुद्ध होता है और ये दो प्रकार का होता है, एक तो सममांगी मिश्रण होते हैं और एक होता है विषमांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण क्या होता है, जिनमें समान संगठन होता है, वे मिश्रण जिनमें समान संगठन होता है सममांगी मिश्रण कहलाता है, जैसे नमक और जल और वास्तविक विलयन। अब जिनके अंदर जब अपन नमक और जल को घोलते हैं तो ऊपर से और नीचे से, यानी कि ऊपरी सरफेस से और निचले पेंदे से जब भी अपन चखते हैं तो समान मात्रा में अपन को नमक का स्वाद मिलता है, यानी उसे कहते हैं हम सममांगी मिश्रण। और जब अपन किसी पानी के अंदर रेत मिला दें तो रेत के अंदर देखेंगे कि पेंदे के अंदर रेत ज़्यादा आएगी और सरफेस के ऊपर रेत कम आएगी, यानी वो अपना समान अवस्था में मिला हुआ संगठन नहीं है, ऊपर कुछ अलग आता है नीचे कुछ अलग आता है, इसलिए उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं अपन। विषमांगी मिश्रण क्या होता है। विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण जिनमें असमान संगठन होता है उपस्थित हो विषमांगी मिश्रण, जैसे कोलाइडी विलयन, ये भी एक प्रकार का एग्जाम है, जिसमें शहद है, गोंद है, बूट पॉलिश है, जैम है, जेल है, मिसेल है। कोलाइडी विलयन के इनमें अवयवी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से अधिक होता है, इन्हें निलंबन कहते हैं। अगला अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखें। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने तत्वों के प्रतीक आने चाहिए और तत्वों के प्रतीक के बाद में अपन को ये लिखना है कि रासायनिक सूत्र लिखने के नियम क्या है। तो सबसे पहला अपना पॉइंट आता है कि यौगिक में रासायनिक सूत्र में धनायन को पहले लिखते हैं और ऋणायन को बाद में लिखते हैं। जैसे अपन ने लिखा NaCl, तो Na क्या होता है, Na धनात्मक होता है और Cl क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये सोडियम पहले आया और क्लोरीन बाद में आया। तो नॉर्मली अपन धनायन के लिए IUM लगाते हैं और क्लोरीन के लिए आइड लगाते हैं, ऋणात्मक के लिए आइड शब्द का यूज होता है। तो ये हैलाइड के लिए होता है, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। तो दूसरा जो अपना नियम है, धनायन नीचे ऋणायन का आवेश संख्या होती है और ऋणायन के नीचे धनायन की आवश्यकता होती है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई में लिखते हैं, जैसे Na है और Cl है, तो Na यहाँ प्लस में और Cl यहाँ माइनस। तो प्लस इसके क्रॉस में जाएगा और माइनस इसके क्रॉस में जाएगा, लेकिन ये NaCl इस प्रकार से बन जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि दोनों को एक दूसरे के आवेश की संख्या के एंटी क्रॉस में लिखना है। यदि दोनों पर समान आवेश है तो इन्हें हम ये एक दूसरे से इन्हें नहीं लिखते हैं, चाहे +2 जैसे MgO, तो Mg के ऊपर +2 चार्ज है और O के ऊपर -2 चार्ज, तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो अपना सूत्र क्या प्राप्त होगा, MgO प्राप्त होगा। इन्हें अपन लिखेंगे नहीं। इसी प्रकार जब अलग अलग हो, जब किसी सूत्र में अलग अलग है AlCl3, तो Al का क्या होता है 3+ एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है और क्लोरीन का होता है माइनस, तो ये इसके सिरे पर जाएगा और ये इसके सिरे पर जाएगा, तो अपना बन जाएगा AlCl3। तो इस प्रकार अपन अणुसूत्र लिखते हैं, किसी भी यौगिक का सूत्र लिखा जाता है। अगला, यदि समान में आवेश हो तो इन्हें हम लिखते नहीं हैं, MgCl2 MgO। इसी प्रकार से यदि क्षारीय धातु के द्वारा हैं तो क्षारीय धातुओं का प्लस चार्ज होता है और क्षारीय मृदा धातु में हैं तो इनका +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ये इनकी संयोजकता होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं। इस आधार पर अगर निकल रहे हैं तो प्लस चार्ज आता है। धातु में हमेशा धनायन बनाती है और अधातु हमेशा ऋणायन बनाती है, जैसे क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, नाइट्रोजन 3 माइनस, हाइड्रोजन प्लस, Na+। हेलोजन के लिए ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, यह आपको ध्यान रखना है। हेलोजन के लिए -1 होती है। इसी प्रकार साइनाइड के लिए -1 होती है। नाइट्राइट के लिए -1 होती है। नाइट्रेट के लिए -1 होती है। आइसोसाइनाइड के लिए -1 होती है। ऑक्साइड के लिए -2 होती है। सल्फेट के लिए -2 होती है। सल्फाइड के लिए -2 होती है। सल्फाइड के लिए -2 होती है। फॉस्फेट के लिए -3 होती है। यह आपको याद रखना होगा स्टूडेंट। अब कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनके सूत्र आपको आने चाहिए। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का ये फॉर्मूला है
सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रोजन सोडियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन, ये आपको याद रखना है। इनके सामान्य नाम जनरल नाम पूछ लिए जाते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट, फिटिकरी, पोटेशियम पोटेशियम एल्यूमिनियम आदि इनके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार कुछ इम्पोर्टेंट इसके अंदर जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बिना बुझा चूना कहते हैं और इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। इनके फॉर्मूले आपको याद नहीं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फास्फोरिक अम्ल H3PO फास्फोरिक अम्ल, कैल्शियम नाइट्रेट और इसे कहते हैं अपन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आपको स्टूडेंट ये सेशन कैसा लगा? और हमारे जो एप्लीकेशन है फतेह एजुकेशन के ऐप पर आप अपनी तैयारी अच्छी करने के लिए हमारे 6 to 8 के लिए टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करें। और टेस्ट सीरीज को मात्र 10 रुपये के अंदर 15 टेस्ट दिए गए हैं, अपनी जानकारी को परखें। इसी प्रकार से पार्ट बी की तैयारी के लिए अपना 20 रुपये के अंदर 15 टेस्ट दिए गए हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को परखें और आने वाले BPSC पार्ट 3 TRE 3 एग्ज़ाम के लिए अपनी सक्सेस को मनन कीजिए, अपनी सक्सेस को बनाइए, क्योंकि आने वाले BPSC एग्ज़ाम बढ़ते जाएंगे और आपकी तैयारी अगर मुकम्मल नहीं होगी तो आप ऐसे ही रह जाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके मार्च में होने वाले BPSC एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।